स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। कोलिसिस्टाइटिस ये दो टाइप का होता है, एक तो एक्यूट कंडीशन में हो सकता है या फिर क्रोनिक कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, एक्यूट कंडीशन दो वजह से आ सकती है। एक तो कैलकुलस अगर होगा तो उसे हम लोग एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, अगर विदाउट कैलकुलस ये सिचुएशन या फिर ये कंडीशन डेवलप हो रही तो उसे हम लोग अकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो उसके क्या क्या डिफरेंट कॉजेस होते हैं, कैसे सिम्टम्स हम लोग असेस कर लेते हैं, उसके बाद में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हम लोग रखते हैं और उसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या प्लान करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में कोलिलिथियासिस ये चैप्टर हमने पढ़ा था। कोलिलिथियासिस में उसके कॉजेस देखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन हमने देखे जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन और मिक्स टाइप के जो स्टोन हम लोग देखते हैं वो कॉमनली होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो भी डिस्कस किया। अब ये जो स्टोन होता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन निर्माण होना स्टार्ट हो गया, बराबर। तो उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन होता है आपका कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोन की वजह से हो रहा है, विदाउट स्टोन भी ये कंडीशन डेवलप होती है, उसके भी कुछ कॉजेस है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में स्पेशली हम लोग एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पे फोकस करने वाले हैं। दूसरा जो लेक्चर बनेगा हमारा क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस पे होगा। ठीक है, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा कोलिसिस्टाइटिस मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कोलिसिस्टाइटिस की तो क्या होगी, इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कोलिलिथियासिस के चैप्टर में। हम लोग 8 टर्मिनोलॉजीज कॉमनली सुनते हैं जब भी आप गॉल ब्लैडर के डिजीज पढ़ते हो। उसमें हमने कोलिसिस्टाइटिस के बारे में भी डिस्कस किया था कि कोलिसिस्टाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर और इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्फ्लामेशन होगा क्यों, उसके पीछे के क्या रीजन है, मतलब क्या कॉजेस है, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, पैथोलॉजी कैसे होती है, उसे हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है कोलिसिस्टाइटिस के ऊपर, उसमें आपको दो टाइप हम लोगों को पहले देखने हैं। पहला होगा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये दो टाइप आपके कोलिसिस्टाइटिस के, लेकिन इसमें जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है वो अगेन दो टाइप का होता है। तो आज सिर्फ हम लोग एक्यूट डिस्कस करने वाले हैं, क्रोनिक के ऊपर हम लोग अलग लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, एक्यूट का मतलब सब लोग जानते हैं कि अभी अगर कोई फ्रेशली कंडीशन डेवलप हो रही तो उसे हम लोग एक्यूट कहते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन मान लो कि रिलैप्सिंग है, मतलब एक बार पहले हम लोगों को कोलिसिस्टाइटिस का अटैक आके गया है, उसके बाद में ये रिलैप्स हुआ और कुछ दिन के बाद, मतलब एक विंडो पीरियड जाने के बाद फिर से ये रिलैप्स अगर हो रहा है तो उसे हम लोग क्रोनिक कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूट कंडीशन में क्या क्या रीजन होंगे, लेकिन उसके पहले आपको दो कंडीशन समझनी है। एक्यूट में आपको दो कंडीशन मिलती है, एक तो एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और दूसरा होता है एक्यूट अकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। अब यहाँ पे जो दो वर्ड है कैलकुलस एंड अकैलकुलस, इसका मीनिंग पहले समझ लो ताकि आपको ये टर्म या फिर ये जो सिचुएशन होती है वो पूरी क्लियर हो जाए। कैलकुलस का मतलब है ऐसी कंडीशन कोलिसिस्टाइटिस की जिसमें आपका कैलकुलस एक मेन कॉज होगा। ठीक है, मतलब जो भी कोलिसिस्टाइटिस हुआ है वो ड्यू टू कैलकुलस हुआ है। लेकिन जब अकैलकुलस की बात होती है तो ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टोन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपकी कोलिलिथियासिस की जो कंडीशन है वो नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ कॉजेस ऐसे होते हैं जो आपका कोलिसिस्टाइटिस डेवलप कर रहे हैं, यानी कि आपकी गॉल ब्लैडर के वॉल में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से अगर ये कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है तो उसे हम लोग अकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है वो दो टाइप का है, एक्यूट कैलकुलस एंड एक्यूट अकैलकुलस। तो एक एक करके हम लोग दोनों कंडीशन डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट कॉजेस क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है, अगर वो कैलकुलस है तो भी हमें यहाँ पर कोलिसिस्टेक्टोमी लगेगी, अगर वो अकैलकुलस है तो भी कोलिसिस्टेक्टोमी लगेगी, लेकिन अकैलकुलस के पीछे जो रीजंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। अब जब कैलकुलस की बात आई तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलस या फिर स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, तो पहला कॉज है आपका स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये स्टोन फॉर्मेशन आपका एक तो पिगमेंटेड स्टोन हो सकता है, मिक्स स्टोन हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। तो ये जो स्टोन होता है ना वो एग्जैक्टली मतलब अगर ये कोलिसिस्टाइटिस डेवलप कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत दिन से ये स्टोन यहाँ पर फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, लेकिन ये कोलिसिस्टाइटिस कब डेवलप करेगा, जब ये कहीं ना कहीं फंसेगा जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है। ठीक है, तो पैथोलॉजी कैसे होती है उसके
देखो यहाँ पे एक इमेज दी गई है। ये इमेज में क्या दिया है कि ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये पहली बेसिकली वॉल है आपकी गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर के पार्ट आप लोगों को पता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर के पार्ट कौन से ये आपका फंडस है, ये आपके बीच में बॉडी होती है। यहाँ पे एक पार्ट होता है इन्फेंडिबुलम जिसे कहते हैं, और इन्फेंडिबुलम को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं हार्टमैन पाउच, ठीक है, हार्टमैन पाउच, ठीक है। और ये कॉमन जगह या फिर कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे आपका स्टोन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये इन्फेंडिबुलम बेसिकली आपके पार्ट में नहीं आता है, ये आपकी कोलिस आपका जो गॉल ब्लैडर है उसके पार्ट्स में नहीं आता है। उसके पार्ट्स में क्या क्या आता है, तो आपका फंडस है, एक आपकी बॉडी है, और आपका एक नेक का पार्ट आता है, ठीक है। ये तीन पार्ट ही आपके गॉल ब्लैडर के दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कभी कभी आपको एक इन्फेंडिबुलम जो आपका बॉडी का पार्ट है उसके बाद एक नेक के पहले पार्ट आता है, ठीक है। ये नेक के बाद वाला पार्ट है, नेक के पहले आपका यहाँ पर एक इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट आता है जिसे हम लोग हार्टमैन पाउच कहते हैं। तो ये जो हार्टमैन पाउच होता है इसमें आपका स्टोन कॉमनली इम्पैक्ट होता है। दूसरा जगह कहाँ पे होता है, ये आपका नेक का पार्ट। अब ये जो नेक का पार्ट होता है ना, ये ऑलरेडी नारो है। अगर स्टोन फॉर्मेशन बड़ी साइज में, मगर कोलेस्ट्रॉल का स्टोन है वो मोस्टली थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है। तो अगर ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन लार्ज साइज का है और आपके नेक रीजन में फंस गया, मान लो, ठीक है, यहाँ पे फंस गया या फिर आपके हार्टमैन पाउच में फंस गया, दोनों जगह पे यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से ल्यूमेन से जो भी बाइल जाना है, ठीक है, और जो भी म्यूकस सीक्रेट हुआ ये पूरा यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंचना है। लेकिन ये इसकी वजह से क्या होगा क्योंकि ये यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है या फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल या फिर जितना भी म्यूकस जमा हो रहा है, जितना भी बाइल जमा हो रहा है, वो पूरा क्या होगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इंट्राल्यूमिनर प्रेशर। अब ये जो इंक्रीज इंट्राल्यूमिनर प्रेशर है ये आपके वॉल पे जब प्रेशर देगा तो ऑब्वियसली आपकी जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, वो भी स्ट्रेच हो जाएगी। उसकी वजह से यहाँ पर एडेमा बढ़ेगा, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के वॉल में यहाँ पर एडेमा बढ़ेगा, और जैसे ये एडेमा बढ़ेगा आपकी गॉल ब्लैडर के वॉल में यहाँ पर डिस्टेंशन होना और स्टार्ट होगा। तो ये जो पैथोलॉजी होती है जिसकी यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ हुई, आपके गॉल स्टोन की इन्फेक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कलेक्शन हुआ है अंदर, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होगा तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लेमेशन की फेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो भी गॉल ब्लैडर की पूरी वॉल है वो इन्फ्लाम होना स्टार्ट होगी, जिसकी हम लोग डेफिनेशन लेते हैं वो है आपका एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो स्टार्टिंग है आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी बाइल म्यूकस जो कलेक्ट होगा उसकी वजह से आपका इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा, वेसल्स का यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके वजह से आपके वॉल में इडेमा बढ़ेगा। इडेमा बढ़ने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी, और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से आपका एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ये चार आपकी कुछ यहाँ पे पैथोजेनेसिस के स्टेजेस होती है। पहला स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, आपके वॉल में यहाँ पर एडेमा होने लगा, और उसके बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से हो सकता है, जैसे जनरली आपका ई कोलाई मोस्ट कॉमन होता है, सैल्मोनेला होता है, ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन का स्टेज हुआ। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप होगी और आपका एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट में आपका पैथोजेनेसिस होता है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो गॉल ब्लैडर की वॉल है अगर वो इडेमेटस हो गई, इन्फ्लाम्ड होगी, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, बेसिक आपका परफोरेशन हो सकता है। अब कोई भी मान लो यहाँ पे जैसे हमने कोलिलिथियासिस के चैप्टर में भी ये डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर आपके हार्टमैन पाउच है और यहाँ पे एक स्टोन फंसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्टोन फंसा हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो गॉल ब्लैडर की वॉल है उसको ये इरोजन कर सकता है, ठीक है। ये इरोजन अगर ज्यादा देर तक करते रहेगा तो ऑब्वियसली आपके गॉल ब्लैडर की वॉल कभी ना कभी तो फटनी है। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये क्या होगा, स्टोन तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा लेकिन यहाँ से पूरा बाइल भी बाहर आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, परफोरेशन। अब जब परफोरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बाइल बाहर आएगा, म्यूकस बाहर आएगा, और ये कहाँ जाएगा, आपकी पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा। तो इसकी वजह से क्या डेवलप होगा, पेरिटोनाइटिस। लेकिन ये पेरिटोनाइटिस कौन सा होगा, आपका बिलियरी पेरिटोनाइटिस, ठीक है। बिलियरी पेरिटोनाइटिस होगा और ये बहुत ज्यादा फेटल कंडीशन होती है,
ठीक है, पेशेंट की जान भी जा सकती है इसमें। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग लैप्रोटोमी करके इसका जो रीजन है वो हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे आप पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं और जो भी हमारा पेरिटोनाइटिस या फिर आपका जो पेरिटोनियम कैविटी में जो भी बाइल यहाँ पर जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उसको पूरा वॉश आउट कर लेते हैं हम लोग और पेशेंट की जान का जो खतरा होता है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी कि उसकी जो फेटलनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपका अगर बिलियरी पेरिटोनाइटिस होता है तो ये मॉर्बिडिटी की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे पेरिपोलिसिस्टिक एब्सिस हो सकता है। अब जब यहाँ से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था या फिर जो भी बाइल था, इन्फेक्ट बाइल हुआ और वो परफोरेशन की वजह से मान लो बाहर चला गया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अगर बाइल लीक होता है तो वो कहाँ कलेक्ट होगा, वो आपकी पूरी जो कोलेसिस्टिक आपकी जो गॉल ब्लैडर की यहाँ पर पेरिफेरल वॉल है, ठीक है, उसके साइड में अगर ये कलेक्ट होगा, वहां पे अगर जमा हो जाएगा तो ये आपका एक एब्सिस फॉर्म में वहां पर एक लोकलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिपोलिसिस्टिक एब्सिस। तो आपकी जो गॉल ब्लैडर की जो कैविटी है, जो फोसा है, उसके पेरीफेरी में अगर पस कलेक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे एब्सिस। ठीक है, उस दूसरी यहाँ पे चौथा कॉम्प्लिकेशन क्या है, कोलेंजाइटिस हो सकता है। और कोलेंजाइटिस अगर होगा तो ऑब्वियसली आपको सेप्टिसिमिया दिखेगा। तो कोलेंजाइटिस क्या है, हमने पहले ही बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखा था कि आपकी जो बिलियरी ट्रीज है उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है तो पूरी बिलियरी ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, आपकी एक्यूट कोलिसिस्टैटिस का। ठीक है, तो ये कोलेंजाइटिस अगर होगा तो पेशेंट को सेप्टिसेमिया हो सकता है। सेप्टिसेमिया का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, तो उसको हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एम्पाइमा गॉल ब्लैडर। एम्पाइमा का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पस कलेक्शन होगा। तो जो भी कलेक्शन आपके गॉल ब्लैडर में फंसा है, ठीक है, इसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे पस कलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पस कलेक्शन हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ये वॉल पूरी गैंग्रीनस हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पे डिस्टेंशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी जो वेनस कंजेशन होने वाली है उसकी वजह से वॉल का इडेमा हुआ है। वॉल का इडेमा जैसे जितना ज्यादा बढ़ेगा आपकी जो वेसल से वो पूरी रप्चर हो जाएगी, उसके जो वॉल है उसका जो ब्लड सप्लाई वो ऑलरेडी हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर को हम लोग जितना जल्दी हो सके हमें निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्लॉस्ट्रिडियम वेलिचाई जब यहाँ पे ग्रो होता है तब पेशेंट में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इसीलिए बाकी की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में शॉक होना, एसआरएस या फिर आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर को जितना जल्दी हो सके हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली आपको याद रखने हैं व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यहाँ पे आपका परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन के बाद आपका बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेरिपोलिसिस्टिक एब्सिस हो सकता है, जो भी कलेक्शन आपके गॉल ब्लैडर के बाजू में या फिर आपके पेरीफेरी में कलेक्ट होगा उसकी वजह से पेरिपोलिसिस्टिक एब्सिस हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आपका कोलेंजाइटिस एंड सेप्टिसेमिया हो सकता है, एम्पाइमा पस कलेक्शन हो सकता है आपके गॉल ब्लैडर में। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आपका गॉल ब्लैडर का गैंग्रीनस होना। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके क्लिनिकल फीचर। देखो क्लिनिकल फीचर जैसे हमने यहाँ पे कोलेलिथेसिस में भी बात करी थी कि पेशेंट में राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ यहाँ पे एक नेचर होता है पेन का। जनरली हम लोगों ने देखा था कि ये नाइट टाइम में ज्यादा होता है, एग्रीवेट होता है। ठीक है, नाइट टाइम में होने के हमने कॉजेज भी डिस्कस किए थे, क्योंकि ये सुपाइन पोजीशन में ज्यादातर आपका जो बाइल फ्लो हो रहा है उसके साथ आपका स्टोन भी फ्लो हो गया और आपके नेक रीजन में मान लो फंस गया, फिर हार्टमैन पाउच में फंस गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेन हो सकता है नाइट टाइम में। लेकिन ये पेन का नेचर कैसा है, ये पेन का नेचर है आपके एक तो राइट अपर एब्डोमेन में हो रहा है। ठीक है, ये सडन पेन होता है। ठीक है, सडन पेन होता है, तो ऑब्वियसली आपका पहला क्लिनिकल फीचर क्या होगा, सडन ऑनसेट ऑफ पेन। क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ पेन कहाँ पे, इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट अपर एब्डोमेन या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जो हमने 9 रीजन देखे थे उसमें से हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हमारा लीवर का रीजन होता है, लीवर के साथ आपका गॉल ब्लैडर अटैच है, तो ऑब्वियसली पेन स्टार्टिंग कहाँ होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, उसके साथ क्या क्या सिम्टम मिलेगा, साइन मिलने वाले आपको, टेंडरनेस मिलेगा, पेशेंट में आपको एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगा, गार्डिंग मिल जाएंगे, आपको रिजिडिटी मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे पेरिटोनाइटिस का पेशेंट जब देखते हो तो उसमें भी सेम सिम्टम मिलते हैं आपको। एक तो पूरा एब्डोमिनल पेन पूरी ऑल ओवर होता है और टेंडरनेस, गार्डिंग, रिजिडिटी, ये तीनों सिम्टम या साइन आपको मिल जाते हैं आपकी पेरिटोनाइटिस के पेशेंट में। लेकिन जो आपका गॉल ब्लैडर या फिर आपका कोलिसिस्टाइटिस है उसमें आपको जो टेंडरनेस मिलता है वो आपके ऑल ओवर एब्डोमेन नहीं मिल रहा है।
ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा, एक तो आपका जो राइट अपर एब्डोमेन है मोस्टली वो एरिया कवर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो रिजिडिटी और गार्डिंग है ये थोड़ा सा आपके अम्बिलिकल रीजन और आपके इपिगैस्ट्रिक रीजन तक भी ये आपको फील हो सकती है। तो बेसिकली 3 सिम्टम आपकी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन के साथ होंगे। एक तो टेंडरनेस होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में, गार्डिंग होगी और आपकी मसल के रिजिडिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर आपको क्या दिख सकता है, देयर विल बी पाल्पेबल टेंडर स्मूथ एंड सॉफ्ट गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का यहाँ पे नेचर कैसे दिया है, एक तो पाल्पेबल होगा क्योंकि ये डिस्टेंडेड वॉल होगी, ठीक है, उसकी वजह से ये पाल्पेबल हो सकता है। टेंडर होगा, जब भी आपका फिंगर उसमें टच होगा पेशेंट को सडन पेन होगा, ठीक है। स्मूथ होगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गॉल ब्लैडर का नेचर है। अब तीसरा क्लिनिकल फीचर है बोथ साइड, ठीक है। अब ये बोथ साइड हम लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको ये मोस्ट कॉमनली 2 साइड आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, एक तो बोथ साइड और आपका मर्फीज साइड, ठीक है। तो कोलियसिस्टिस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है आपका मर्फीज साइड। अब ये मर्फीज साइड पे आपको कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। और आपका ये बोथ साइड जो है, बोथ साइड का मतलब क्या होता है कि जो आपके 9th to 12th जो आपकी रिब्स होती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो राइट साइड की रिब्स है, ठीक है, राइट साइड की रिब्स उसमें आपको पैरास्थेसिया हाइपर पैरास्थेसिया दिखेगा, ठीक है, हाइपर पैरास्थेसिया, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, पैरास्थेसिया या फिर हाइपर पैरास्थेसिया आप बोल सकते हो। तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी दिखने वाली है कौन सी रीजन में, 9 to 12 पोस्टीरियर साइड से, ठीक है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे गॉल ब्लैडर जब पाल्पेट करते हो तो ऑब्वियसली जो आपका यहाँ पे जो रिब केज है उसके अंदर तक आपको यहाँ पे पाल्पेट करना होता है, क्योंकि आपका लीवर ऑलमोस्ट आपके रिब के भी पीछे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 9 to 12 रिब तक आपको अगर हाइपरस्थेसिया दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका ये बोथ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बोथ साइन क्या है, आपके 9 to 12 रिब तक का पूरा हाइपरस्थेसिया रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या साइन दिखेगा, आपको पेशेंट में जॉन्डिस दिखेगा या फिर आपका बिलीरुबिन जो होगा वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो आपको फीवर तो दिखेगा, ठीक है। तो ये फीवर एक कॉमन सिम्टम हुआ। नॉसिया हो सकता है पेशेंट में, पाल्पेबल एंड टेंडर मास इन द गॉल ब्लैडर रीजन, तो ये ऑब्वियसली आपका गॉल ब्लैडर ही फील होगा। लेकिन अगर ये कैल्सिफाइड अगर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट में क्रोनिक पेन होता है लेकिन पेशेंट कभी बताते नहीं है, इसीलिए वो एक्यूट कंडीशन में आते हैं। लेकिन वो कंडीशन कौन सी होती है, एक्यूट ऑन क्रोनिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आपको गॉल ब्लैडर के रीजन में टेंडर मास देखने को मिल सकता है अगर गॉल ब्लैडर की वॉल कैल्सिफाइड हो चुकी है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या साइन सिम्टम दिखेगा, टैकीकार्डिया दिखेगा, देयर विल बी टॉक्सिक फीचर्स आल्सो। अगर पेशेंट में परफोरेशन हुआ है, पेरिटोनाइटिस हुआ है, तो आपको टैकीकार्डिया भी दिखेगा और आपके टॉक्सिक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है मर्फीज साइन। मर्फीज साइन को चेक करने के लिए आपको पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेना है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में जब लेते हो पेशेंट को और आप जब डीपली आपका राइट अपर एब्डोमेन या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जब पाल्पेट करते हो और पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए बोलते हो तो मिड इंस्पिरेशन अरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मिड इंस्पिरेशन अरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट को सीटिंग पोजीशन में आपको बिठाना है। उसके बाद में आपको डीपली आपका जो राइट हैंड है उसको आपको पाल्पेट करना है। आप कब कहाँ पे पाल्पेट करोगे, सब कोस्टल रीजन में, सब कोस्टल रीजन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको पाल्पेट करना है। और पेशेंट जब भी आप यहाँ पे पाल्पेट कर रहे हो तो उस समय पे पेशेंट जब ब्रीथ करता है तो ऑब्वियसली आपका डायफ्राम नीचे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पुश हो जाएगा। उसके साथ आपका गॉल ब्लैडर आपकी जो पाल्पेटिंग फिंगर्स होगी उससे यहाँ पे जब टच करेगा तो पेशेंट में विंसिंग पेन होता है या फिर पेन की वजह से वो विंसेस करता है, चिल्लाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है किताबों में आपको दिखेगा, विंसेस विथ पेन, ठीक है। पेन के साथ वो पेशेंट चिल्लाता है। दूसरी चीज उसका जो रेस्पिरेशन होता है वो सडनली ऐसे मतलब एकदम स्टॉप होता है। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायफ्राम पुश हुआ है उसके साथ आपका गॉल ब्लैडर भी पुश हुआ और उसकी वजह से जो टेंडरनेस होता है या फिर जो पेन होता है उसकी वजह से पेशेंट में इंस्पिरेशन अचानक से बंद होता है, उसे हम लोग मिड इंस्पिरेशन अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका मर्फीज साइन। तो मर्फीज साइन पॉजिटिव कब कहेंगे, जब आपको पेशेंट में इस तरह का साइन मिलेगा, ठीक है।
तो ये हुआ आपका क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो राइट हाइपोकॉन्ड्राइट में पेन बोल रहा है, सडन ऑनसेट है पेन का, पेन के साथ आपको टेंडरनेस, गार्डिंग और रिजिडिटी भी मिल रहा है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो ये एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है। उसके साथ अगर आपको मर्फी साइन और बोथ साइन भी पॉजिटिव मिल रहा है तो आपको ऑलमोस्ट 90% कंफर्म हो सकता है, और आप कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अगेन दूसरा क्या क्लिनिकल फीचर्स होता है, पाल्पेबल टेंडर स्मूथ एंड सॉफ्ट गॉल ब्लैडर आपको मिलेगा। जॉन्डिस हो सकता है, हर बार आपको जॉन्डिस नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी की वजह से जॉन्डिस देखने को मिलता है। पेशेंट में फीवर होगा, नॉसिया होगा, पाल्पेबल टेंडर मास लग सकता है। और टैकीकार्डिया और टॉक्सिक फीचर कब दिखेंगे आपको, अगर ये पेशेंट पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में या फिर परफोरेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर देखा जाए ना तो कोलेसिस्टाइटिस में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन और वो चीपेस्ट इन्वेस्टिगेशन माना जाता है यूएसजी एब्डोमेन। ठीक है। तो आपको अगर पेशेंट में डायग्नोसिस करना है, कोलीलिथियासिस में भी हम लोग मोस्टली यही यूज करते हैं। ठीक है। और आपका जो गॉल ब्लैडर का जो कोई भी पैथोलॉजी अगर हम लोग प्राइमरी सस्पेक्ट करें तो यूएसजी एब्डोमेन पहला और बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। पहला और बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें आपको बेसिक आइडिया तो आ जाती है कि पेशेंट में यहाँ पर गॉल ब्लैडर में कोई तो एक तो कोलीलिथियासिस है या फिर कोलेसिस्टाइटिस है। अगर पेशेंट में कभी कभी पेरी गॉल ब्लैडर की जो वॉल होती है उसके पेरीफेरल में अगर कोई कलेक्शन होता है तो उसके लिए कभी कभी आपको सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बेसिकली आपको यूएसजी एब्डोमेन से इसका डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन कर सकते हैं हम लोग। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन किस लिए करना है, अगर पेशेंट में मान लो कि कोई स्टोन, अगर कोई यहाँ पे कोई स्टोन रेडियोल्यूसेंट है, कोई रेडियोपेक है, अगर स्टोन दिखता है तो आप यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हो, लेकिन इसका डायग्नोसिस, इसका जो यूज है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी कर सकते हो आप। ठीक है। डिफरेंशियल में आपको जैसे कि आपका जो डिओडिनल अल्सर है वो अगर परफोरेट हुआ तो पेशेंट में यहाँ पे पेरिटोनाइटिस के सिम्टम दिखते हैं, या फिर आपका गॉल ब्लैडर अगर वो सेल यहाँ पर परफोरेट हुआ तो भी आपको पेरिटोनाइटिस के सिम्टम दिखेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सरे एब्डोमेन लगेगा। ठीक है। उसके बाद में सीबीसी जब करोगे तो टोटल काउंट रेज्ड मिलेगा आपको। टोटल काउंट यानी कि आपका डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो रेज्ड मिलेगा। एलएफटी जब करते हो तो एलएफटी में आपको क्या ढूंढना है, आपका बिलिरुबिन। ठीक है। बिलिरुबिन अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो ये जॉन्डिस की कंडीशन आपकी कोलेसिस्टाइटिस या फिर आपका कोलीलिथियासिस की वजह से भी हो सकती है। अगर यहाँ पे आपको इतने इन्वेस्टिगेशंस करके भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे सीटी एब्डोमेन कर सकते हो। ठीक है। तो सीटी एब्डोमेन अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो आप कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हो। अगर कुछ पेरी गॉल ब्लैडर यहाँ पे आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई कलेक्शन हुआ है तो उससे सस्पेक्ट या उससे डायग्नोसिस करने के लिए आपको सीटी एब्डोमेन करना चाहिए। वो भी अगर कॉन्ट्रास्ट के साथ करो तो और विजुअलिटी अच्छी आती है। तो कॉन्ट्रास्ट अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको सीरम क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। हाइडा स्कैन भी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन वो क्रोनिक कंडीशन में या फिर अकैल्कुलस कोलेसिस्टाइटिस जो होता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है। पिपिडा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पिपिडा। ठीक है। पीआईपीआईडीए पिपिडा स्कैन भी हम लोग, ये रेडियो आइसोटोप स्टडी होती है बेसिकली, ये ज्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है, ना हर जगह पे आपको ये अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए आप लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। लेकिन कुछ क्रोनिक कंडीशंस होती है कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस को जब हम लोग डायग्नोस करते हैं उसमें हम लोग हाइडा स्कैन यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है। तो ये बेसिक आपको इन्वेस्टिगेशन में सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो आपका यूएसजी एब्डोमेन है। ठीक है। और बाकी के जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन वो सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन तो करने पड़ेंगे, सीबीसी, एलएफटी और आपका केएफटी भी आपको करना चाहिए। अगर पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आपकी केएफटी या फिर आपकी किडनी भी डिरेंज हो सकती है, किडनी के वैल्यूज भी डिरेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे कराने चाहिए। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरीज लगती है तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए क्या क्या डिसीजेस सोच सकते हो, जैसे कि आपका डिओडिनल अल्सर परफोरेट हुआ है। ठीक है। राइट साइड में पेन होने के चांसेस कब होंगे, जब राइट साइड में कोई पैथोलॉजी होगी। ऑब्वियसली कहीं लेफ्ट साइड की पैथोलॉजी तो ज्यादातर राइट साइड में नहीं आती, इसीलिए राइट साइड के जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसी में कहीं ना कहीं पैथोलॉजीज नजर आ सकती है। तो कौन से ऐसी पैथोलॉजीज है हम लोग जो सोच सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, पहले आपके डिओडिनल अल्सर परफोरेशन। तो डिओडिनम में अगर परफोरेशन हुआ है, अगर अल्सर कोई परफोरेट हुआ है तो उसकी वजह से भी सेम सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। शॉक भी हो सकता है पेशेंट में, मतलब वो हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरा कंडीशन मिलता है आपका एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस।
एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में भी ऑलमोस्ट सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हमारे पैनक्रेटाइटिस के लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए इतना याद रखो कि आपका जो पेन होता है ना, वो मोस्टली इपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है आपकी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में, ठीक है। तो कंफ्यूजन कभी कभी पेशेंट को भी समझ में नहीं आता, जब पेशेंट पेन में होता है तो पेशेंट ज्यादातर स्पेसिफिक नहीं बता पाता है कि पेन एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। तो कंफ्यूजन के लिए आपको यहाँ पे, या फिर जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे पूरा डायग्नोसिस तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट में अगर पेन है राइट साइड में तो आप एक्यूट पैनक्रेटाइटिस भी सस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। जो एक्यूट एपेंडिसाइटिस हमने पढ़ा था उसमें एक चीज पढ़ी थी कि एपेंडिसाइटिस के डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे अगर एपेंडिसाइटिस भी हुआ है तो भी कभी कभी पेन रेडिएट हो सकता है अपर एब्डोमेन में, इसीलिए एक्यूट एपेंडिसाइटिस भी आप सस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अगर ये बेसिकली राइट साइड पे होगा, ठीक है। तो राइट पाइलोनेफ्राइटिस अगर होगा तो भी पेशेंट में एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट रहेगी, वो भी राइट साइड में रहेगी, इसलिए आपके ध्यान में ये भी चीज होनी चाहिए, ठीक है। लोबार निमोनिया, ये भी राइट साइड का होना चाहिए, ठीक है। अगर राइट लंग में कोई लोबार निमोनिया हुआ है तो भी पेशेंट में कभी कभी पेन होता है राइट अपर एब्डोमेन में, तो ये भी हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे आप, एक चेस्ट एक्सरे कर लो, उससे आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि ये लोबार निमोनिया है या फिर आपकी कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में रेयरली कभी कभी पेन मिलता है, वो आपके राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में कभी कभी रेडिएट होता है, हर बार ये नहीं होगा। एपिगैस्ट्रिक पेन मोस्टली होता है आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की भी हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट एक पेशेंट का ईसीजी निकाल लो, ईसीजी की वजह से आपको डायग्नोसिस हो जाएगा यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इट इज अगेन अ सर्जिकल इमरजेंसी। तो जब भी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो रही है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोगों को पता होनी चाहिए। जब हम लोग गायनेक पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। एक्टोपिक मतलब एक जो नॉर्मल उसकी जगह होती है प्रेगनेंसी के, जैसे कि आपका यूटेरस है, ठीक है। यूटेरस में प्रेगनेंसी यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। अगर यूटेरस के अलावा कहीं प्रेगनेंसी यहाँ पर डेवलप होती है, और मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में ग्रो हो रही है, जबकि ये ग्रो होनी चाहिए आपकी यूटेरस में, तो उसे हम लोग एक्टोपिक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कब हो सकती है, अगर फैलोपियन ट्यूब ऑब्वियसली आपकी स्मॉल साइज की ट्यूब है, अगर इसमें कोई एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कभी ना कभी तो रप्चर हो जाएगी। तो जब ये रप्चर होगी तो पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है, तो वो भी एक कंडीशन होती है जिसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। तो उस कंडीशन में भी हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि वो पेन एग्जैक्टली किस वजह से। तो उस समय पे आपको एक जस्ट यूपीटी कर लेनी है, यानी कि आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट आपकी रप्चर्ड प्रेगनेंसी की है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके बैक ऑफ द माइंड होने चाहिए जब भी आपके पास पेशेंट आता है एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट लेके, और वो भी स्पेशली राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी भी आपकी ऑलमोस्ट राइट फैलोपियन ट्यूब में होगी, तभी ये पेन होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में ये ज्यादातर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट का पार्ट। अब आपको यहाँ तक के डायग्नोसिस तो हो गया कि पेशेंट में आपको का कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है। तो पेशेंट के जो हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो दो टाइप से प्लान करते हैं, एक तो कंजर्वेटिव होता है, आपका ऑपरेटिव होता है। बेसिकली जब पेशेंट पेन में होता है तो उस समय पे इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होता है, हम लोग ऑपरेट की कोशिश नहीं करते। तो पहले हम लोगों को पेशेंट का पेन सेटल करना होता है, पेशेंट का इन्फ्लेमेशन कम करना होता है, उसके बाद में हम लोग इलेक्टिवली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करना है। आपका जो भी स्टमक है उसको पहले डिकम्प्रेस करो। जैसे ही स्टमक डिकम्प्रेशन हो जाएगा उसके बाद में पेशेंट में थोड़ा सा पेन रिलीफ होता है, बाइल सिक्रेशन थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए पेशेंट में एनडीएम रखना है। और उसके बाद में आपको पेशेंट में नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन यानी कि आपको राइल्स ट्यूब डालनी है, ठीक है। राइल्स ट्यूब से पेशेंट का स्टमक यहाँ पे डिफ्लेट करो और थोड़ा सा एस्पिरेट कर लो, ठीक है। आईवी फ्लूइड यहाँ पे देने हैं। आईवी फ्लूइड किसके लिए, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठीक है। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आपका पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो भी मेंटेन हो जाएगा आपकी आईवी फ्लूइड से, ठीक। आईवी फ्लूइड का मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिक एंड एंटीस्पाज्मोडिक।
तो आप ड्रोटावरिन यूज कर सकते हो, बस्कोपैन यूज कर सकते हो, या फिर एनाल्जेसिक में मोस्टली आप यहाँ पे डायनापर यानी कि आपका डाइक्लोफिनेक यूज कर सकते हो। ठीक है, डाइक्लोफिनेक अगर पेशेंट में कोई यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि आपका अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो आप यहाँ पर ज्यादातर हम लोग डायनापर या फिर डाइक्लोफिनेक यूज नहीं करते, एनएसएआईडी यूज नहीं करते टोटली। तो डाइक्लोफिनेक आप तभी दोगे जब पेशेंट में यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर पेशेंट में सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ के है तो आप यूज कर सकते हो ट्रामाडोल। ठीक है, तो ट्रामाडोल एक ओपाइड एनाल्जेसिक है। ओपाइड एनाल्जेसिक हम लोग बेसिकली आपके एनएसएआईडी जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां पे यूज कर सकते हो। तो 100 मिलीग्राम आप टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार भी पेशेंट को दे सकते हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट में पेन इससे भी कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कभी कभी आप पेंटाजोसिन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका फोर्टविन इंजेक्शन, तो पेंटाजोसिन भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। अब पेशेंट में आप मान लो कि आपका एनाल्जेसिया एंटीस्पाज्मोडिक यूज करके पेशेंट में पेन कम हो गया, तो उसके बाद में पेशेंट का अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन ज्यादा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्फेक्शन ज्यादा है उसे आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे लेना है। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि आपके सिफालोस्पोरिन के 3rd जनरेशन होते हैं, उसमें आप सेफ्ट्रेक्सोन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेफ्ट्रेक्सोन यूज कर सकते हो, उसके साथ सल्बैक्टम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो 1.5 ग्राम में ही आएगा सेफ्ट्रेक्सोन, उसमें 1 ग्राम आता है और सल्बैक्टम आता है इसका 500 मिलीग्राम। तो ये 1.5 ग्राम में आप बीडी डोज में यूज कर सकते हो, या फिर सिफोपैराजोन यूज कर सकते हो। ठीक है, सिफोपैराजोन प्लस सल्बैक्टम, इसका भी कॉम्बिनेशन 1.5 ग्राम में आता है, ये भी यूज कर सकते हो बीडी डोज में। अगर पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट और ज्यादा हुआ है तो आप यहाँ पे पेनिसिलिन ग्रुप से आप यहाँ पे पिप्रासिलिन प्लस टाइजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, पिप्रासिलिन टाइजोबैक्टम, और ये यहाँ पे 4.5 ग्राम में आता है, और इसका टीडीएस यानी कि टीआईडी डोज आप यूज कर सकते हो। अगर पेशेंट में क्रिएटिनिन ज्यादा है तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकाल के आप 2.25 ग्राम का टीडीएस डोज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर पेशेंट में और सिवियरिटी ज्यादा है तो आप इमिप्रेनिम ग्रुप पे जा सकते हो, जिसमें आप मेरोपेनम कॉमनली यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपकी एंटीबायोटिक चॉइस कब किस पे डिपेंड करेगी, अगर पेशेंट का कंडीशन उतना सीवियर है तो। ठीक है, तो बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो सिफालोस्पोरिन 3rd जनरेशन से, आपके प्लेन सेफ्ट्रेक्सोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की इंप्रूवमेंट या फिर डिट्यूरेशन बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉलोअप यूएसजी। अब पेशेंट में मान लो ये पूरी जो ट्रीटमेंट हमने करी ये है आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हमने क्या क्या किया, एक तो राइल्स ट्यूब से एस्पिरेट किया, आईवी फ्लूइड्स दिए, पेशेंट में हाइड्रेशन मेंटेन किया, एनाल्जेसिया दिया, पेशेंट में पेन कम किया, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देके पेशेंट का इन्फेक्शन हमने कम किया। अब इसके बाद में अगर पेशेंट में पेन सेटल हुआ, साइन सिम्टम कम हो गए, तो उसके बाद में हम लोग कुछ फॉलोअप यूएसजी कर लेते हैं। तो फॉलोअप यूएसजी में आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की एक्यूट कंडीशन जो थी वो थोड़ी सी रिलैक्स या फिर कम हो गई है, या फिर वैसे के वैसी है। अगर मान लो ये पेशेंट में इतनी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी पेन कम नहीं हुआ, ठीक है, पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, और या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है, तब जाके हमें इमरजेंसी में इसका ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो पेशेंट का पेन सेटल हो गया, पेशेंट अच्छा हो गया, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बाकी को जो वाइटल्स है वो नॉर्मल हो रहे, तब पेशेंट में हम लोग इलेक्टिव प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्टिव ऑपरेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे, अगर पेशेंट सेटल होता है आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। तो 3 to 6 वीक्स तक का हम लोग गैप रख सकते हैं इसमें। तो 3 से 6 हफ्ते तक यानी कि 1.5 महीने तक आप इसमें वेट कर सकते हो, अगर पेशेंट का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट अच्छे से हुआ है तो। लेकिन अगर इससे रिलीफ नहीं हुआ तो आपको इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेट में हम लोग 2 चॉइसेस रखते हैं, एक तो ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, दूसरा है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। आज के टाइम पे ओपन ज्यादातर कोई करता नहीं है। अगर पेशेंट में आपको लैप्रोस्कोपिक पॉसिबल नहीं है, पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए जहां पे आपको ओपन ही करना पड़ेगा, उस समय पे ही हम लोग ज्यादातर ओपन करते हैं। अदरवाइज आप लैप्रोस्कोपी से भी अच्छा पेशेंट में यहाँ पे
जो कॉस्मेटिक पर्पज है उसे दे सकते हो। और ये इसका जो फायदा है ना लैप्रोस्कोपी का, आप पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हो, पोस्ट ऑफ पेन कम रहता है, और उसके बाद में पोस्ट ऑफ जो वर्किंग होता है, हम लोग जब पेशेंट को नॉर्मलाइज होके उसको जब एक फिटनेस देते कि हाँ आप रेगुलर वर्क कर सकते हो, वो थोड़ा सा टाइमिंग कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। और ओपन सर्जरी में ज्यादातर चांसेस क्या हो सकते हैं, एक तो वो जो सर्जिकल वुंड है वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। अगर ये वुंड इन्फेक्ट हुआ तो पेशेंट का और टाइम इसमें स्पेंड होता है, इसीलिए जनरली ओपन हम लोग प्रिफर नहीं करते। लेकिन अगर मान लो किसी पेशेंट में ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी करना है तो हम लोग सब कोस्टल इंसिजन लेते हैं। ये जो आपको इंसिजन दिख रहा है ये ओपन, दिस इज अ सब कोस्टल इंसिजन, इसे हम लोग कोचर्स इंसिजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे, कोचर्स इंसिजन भी कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे लैप्रोस्कोपिकली आपका कोलेसिस्टेक्टोमी कर रहे हो तो 4 जगह पे हम लोग पोर्ट प्लेस कर लेते हैं। पहला आपका अम्बिलिकल पोर्ट होता है जहाँ से आप यहाँ पे कैमरा या फिर लैप्रोस्कोप डालते हो, और ये 3 होते हैं आपके वर्किंग पोर्ट। ठीक है, ये जो राइट साइड में आप यहाँ पे पोर्ट डालते हो, इसके थ्रू आप एक इंस्ट्रूमेंट डाल के, एक ग्रास्पर होता है, ग्रास्पर डाल के ये जो आपका गॉल ब्लैडर है उसे यहाँ पे आपका जो फंडस का पार्ट होता है उसे हम लोग लिफ्ट अप करके रखते हैं, ताकि ये जो 2 पोर्ट है यहाँ से आप अच्छे से ऑपरेट कर सको। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जो आपका गॉल ब्लैडर है, आपके गॉल ब्लैडर का जो फोसा होता है लीवर में, उससे हम लोग उससे पूरा सेपरेट करते हैं। 2 अप्रोचेस रखते हैं हम लोग। पहले कभी कभी आप यहाँ से सिस्टिक डक्ट से स्टार्ट करते हैं, वो सिस्टिक डक्ट का अप्रोच हुआ, और कभी कभी कोई सर्जन आपको फंडस से भी स्टार्ट करता हुआ दिखता है। तो बेसिकली अगर फंडस से स्टार्ट कर रहे हो तो फंडस के साइड से आप यहाँ पे सिस्टिक डक्ट तक पहुंचोगे, या फिर कभी कभी क्या करते हैं कि सिस्टिक डक्ट पहले लाइगेट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फंडस तक आते हैं। तो 2 अप्रोचेस रखेंगे हम लोग, एक तो सिस्टिक डक्ट से। ठीक है, जब यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सिस्टिक डक्ट को पहले हम लोग यहाँ पे लाइगेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करते हैं, सिस्टिक आर्टरी को हम लोग यहाँ पे लाइगेट करते हैं, और उसके बाद में फिर सिस्टिक आर्टरी सिस्टिक डक्ट लाइगेट होने के बाद टूवर्ड्स द फंडस हम लोग इसको डिसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट पूरा फंडस तक डिसेक्ट करने के बाद इसको पूरा हम लोग जो हमारा ये जो पोर्ट होता है जिसे हम लोग लैप्रोस्कोपिक पोर्ट कहते हैं, या फिर एक कैमरा पोर्ट भी जैसे हम लोग कहते हैं, वहां से हम लोग गॉल ब्लैडर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो अप्रोच होता है वो फंडस से होता है। तो पहले फंडस को डिसेक्ट करो, उसके बाद में फंडस से डिसेक्ट करते करते आपकी सिस्टिक डक्ट तक पहुंचो। तो सिस्टिक डक्ट कहाँ प्रेजेंट है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था। सेकंड, अब ये है आपके डायग्राम, जहां से आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आपके फंडस के पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ये फंडस का पार्ट है, यहाँ से भी डिसेक्शन स्टार्ट करते करते यहाँ से आप पूरा ऑलमोस्ट सिस्टिक डक्ट तक पहुंचो। सिस्टिक डक्ट के पेरिफेरी में आपको यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी मिलती है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पूरा लाइगेशन हो जाएगा, और यहाँ से पूरा जो गॉल ब्लैडर निकलेगा वो आपके अम्बिलिकल के पोर्ट से बाहर निकलेगा। ठीक है, और दूसरा जो अप्रोच मैंने बताया, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कभी कभी यहाँ से, और ये आपका सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी यहाँ पे लाइगेट करेंगे, फिर डिसेक्ट करते करते आपका फंडस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोच रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सर्जन आप वो रख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मेथड से आप ऑपरेट करते हो पेशेंट में, और जब पेशेंट का ऑपरेट हो उसके बाद में आपको जो सर्जिकल साइट के इन्फेक्शन है उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अच्छे से यूज करना है। पेशेंट में जो भी करेक्शन करना है आपको, जैसे कि न्यूट्रिशनल करेक्शन हुआ, अगर उसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो उसको कुछ अगर आयरन ड्रॉप सपोर्ट लग रहा है तो वो करना है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन के। अगर पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो बेसिकली आप सिंपल ऑपरेट करके भी, क्लीन सर्जरी करके भी इसे यहाँ पे मिटा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक्यूट कैल्कुलस कोलेसिस्टेटिस हुआ। अब देखते हैं एक्यूट अकैल्कुलस कोलेसिस्टेटिस। ठीक है, एक्यूट अकैल्कुलस कोलेसिस्टेटिस ये क्यों होता है, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे स्टैसिस होना ये कॉमन पैथोलॉजी होती है। स्टैसिस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका, हमने एक कोलियोस्टैसिस ये वर्ड पढ़ा था, जिसमें आपका जो बाइल है वो पूरा स्टैसिस या फिर ये कलेक्ट हो रहा है। तो पहला ये क्यों होगा, अगर पेशेंट ज्यादा देर तक बेड रिडन है, आईसीयू में है, या फिर पेशेंट अगर कोई कोमा में है उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन है आईसीयू पेशेंट, जो आईसीयू के पेशेंट जो कि लॉन्ग टर्म तक आईसीयू में रहे हैं, जिसमें कोई मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जैक्ट कॉज नहीं है इसका पता कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन पैथोलॉजी में ये देखा गया है कि आपकी जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो एडिमेटस होती है,
नेक्रोस होती है और आपका फीचर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपको वहां पे दिखता है। तो पैथोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका जो मेन कॉज है वो आपका स्टोन नहीं है। जैसे कि हम लोग एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस में क्या पढ़ेगी, इसमें आपका स्टोन इंपैक्ट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन अकैल्कुलस में आपका ये नहीं है। लेकिन बाकी के जो फीचर्स है, जैसे कि वॉल का एडिमा दिखेगा, नेक्रोसिस होता हुआ दिखेगा, ये सारे फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, अब इसका भी प्रेजेंटेशन मोस्टली एक्यूट होता है। ठीक है, तो एक्यूटली ये प्रेजेंट कर सकता है। आपको क्या क्या दिख सकता है वहां पे, गैंग्रीन दिखेगा, परफोरेशन दिखेगा, एम्पाइमा दिखेगा। तो ये मोस्टली अकैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस में ये कॉमन होता है। कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस में एम्पाइमा होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। उसके बाद में जैसे कि गैंग्रीनस होना ये भी कम होता है, और ये परफोरेशन होना भी थोड़ा कम होता है। लेकिन जो अकैल्कुलस होता है ना, उसमें गैंग्रीन ज्यादा होने की वजह से परफोरेशन होता है। ठीक है, तो जब वॉल का इडेमा बढ़ रहा है तो वो वॉल की पूरी जो ये है वेसल्स है वो पूरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से गैंग्रीन कॉमन होता है वहां पे। ठीक है, और गैंग्रीन होने के बाद परफोरेशन तो ऑब्वियसली होना ही है, और एम्पाइमा, ये तीनों फीचर्स आपको मोस्ट कॉमन दिखते हैं आपके अकैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में हाइडा स्कैन ये मोस्ट कॉमन यूज होता है। यूएसजी एब्डोमेन से भी इसमें डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाइडा स्कैन यहाँ पे जो क्रोनिक कंडीशन होती है या फिर अकैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस जैसा मैंने बताया था, उसमें ज्यादातर ये रेडियो आइसोटोप स्टडी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, क्योंकि हमें डायग्नोसिस सही तरीके से करना होता है, तो इसीलिए हम लोग ये दो बेसिक इन्वेस्टिगेशन रखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान में कोई अलग चेंजेस नहीं है। ट्रीटमेंट आप कोलिसिस्टेक्टोमी यही यूज करोगे, क्योंकि इसमें जनरली अगर आपको कॉज है कि आपका अकैल्कुलस है और पेशेंट के वॉल में डिस्टेंशन हुआ है, एडिमा बढ़ा है, नेक्रोसिस हो रहा है, तो उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते, इसीलिए इमरजेंसी में आपको कोलिसिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। तो कोलिसिस्टेक्टोमी के लिए आप दोनों अप्रोच रख सकते हो, एक तो ओपन भी रख सकते हो या फिर लैप भी रख सकते हो, यानी कि लैप्रोस्कोपिक भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में आपको अकैल्कुलस और कैल्कुलस दोनों कंडीशन में आपको ऑपरेट तो करना है, लेकिन अकैल्कुलस में जनरली कोलिसिस्टेक्टोमी प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल का एडिमा गैंग्रीन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस में क्या है कि आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देके पेशेंट में पेन सेटल कर सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो उसे 3 to 6 वीक का एक विंडो पीरियड देके आप इलेक्टिवली भी उसे ऑपरेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का डिस्कशन। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।